अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में नए सूबों की बहस नई नहीं है और अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद एक बार फिर पूरे मुल्क में ये मौजू ज़ोरों शोर से ज़ेरे बहस है। सूबों की बहस की जड़ें 1950 की दहाई तक जाती हैं, जब वन यूनिट सिस्टम नाफिज करके सूबों की अलग शनाख्त ख़त्म कर दी गई, लेकिन इस फैसले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आया। 1973 के आइन के नफाज के बाद भी जनूबी पंजाब, सराइकी सूबा, बहावलपुर सूबा, जनूबी सिंध, हज़ारा सूबा और बलूचिस्तान के पश्तून अक्सरियती इलाकों पर मुश्तकिल नए सूबों के मुतालबात वक्फे से उठते रहे हैं। ताहम हकीकत यही है कि क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ बलूचिस्तान ही एक नए सूबे के तौर पर वजूद में आया। अगर मौजूदा विफाकी ढांचे का जायजा लिया जाए तो चारों सूबों में एक खास तवाज़ुन दिखाई देता है। पंजाब में पंजाबी अक्सरियत के साथ साथ सराइकी आबादी भी मौजूद है। सिंध में अंदरूने सिंध सिंधी, जबकि शहरी इलाकों में उर्दू बोलने वाली बड़ी तादाद में रह रहे हैं। बलूचिस्तान के वस्ती और जनूबी हिस्सों में बलोच और शिमाल में पश्तून अक्सरियत रखते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून अजला के साथ साथ हज़ारा डिवीजन में हिंद को बोलने वाले बड़ी आबादी में मौजूद हैं। यूँ ये आबादियाती तनव्वो यानी डेमोग्राफी पाकिस्तान के विफाकी ढांचे को एक मुतवाज़न शक्ल देती है। जहाँ तक बार बार भारत में 28 सूबों की मिसाल का ताल्लुक़ है, तो वहाँ विफाक भी अमेरिका की तरह ही रियासतों के तहत वजूद में आया है। लेकिन भारत में नए सूबों के क़याम में सिर्फ इंतज़ामी ज़रूरत ही नहीं, बल्कि तारीख़ी, नस्ली, लिसानी, तहज़ीबी और सकाफ़ती अवामिल भी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत के कई सूबों की आबादी दुनिया के कई ममालिक से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र की आबादी पाकिस्तान के सूबे पंजाब के करीब है, लेकिन फिर भी वो भारत की अमीर रियासतों में शुमार होता है। पाकिस्तान के आइन में नए सूबे बनाने की गुंजाइश ज़रूर और यकीनन मौजूद है, मगर ये रास्ता हरगिज़ आसान नहीं। आइन के आर्टिकल 239 की शिक़ 4 के मुताबिक अगर किसी मौजूदा सूबे को तकसीम करके नया सूबा बनाना हो तो मुतालिका सूबाई असम्बली को 2/3 अक्सरियत से इसकी मंजूरी देना लाजिम है, जिसके बाद ही आइनी अमल आगे बढ़ सकता है, जबकि भारत में ऐसी आइनी शर्त मौजूद नहीं। अब इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में असल सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम वाकई एक आसान मरहला साबित हो सकता है, जब हर सूबे की सियासी हरकियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो क्या सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून कौम परस्त जमातें और बलूचिस्तान में कौम परस्त सियासी क़ुव्वतें इस वक्त इन हालात में नए सूबों पर इत्तेफाक कर, जब आइनी, तारीख़ी, इंतज़ामी, लिसानी और सबसे बढ़कर सियासी रुकावटें अपनी जगह मौजूद हैं, तो क्या वाकई इन मसाइल का हल फ़िलहाल मुमकिन दिखाई देता है? और अगर जवाब नफ़ी भी है, तो फिर नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स की इस ताज़ा बहस का असल मकसद आखिर क्या है? इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू रखेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आर्टिकल 239(4) तारीख़ी, सकाफ़ती, इंतज़ामी और सियासी अवामिल, क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनाना फ़िलहाल मुमकिन दिखाई दे रहा है? ज़ैगम साहब, देखिए, सवाल ये है कि वो कौन सा मसला है जिसको हम नए सूबे बनाकर हल करना चाहते हैं। ये वो सवाल है जो हमें हर काम करने से पहले पूछना चाहिए कि आखिर इस काम को करके हम हासिल क्या करना चाहते हैं। मसला इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि जमहूरियत होने के बावजूद, जैसी भी जमहूरियत है, हक में हक के हाकमियत अवाम के पास नहीं है। अवाम मुक़्तदर नहीं है, अवाम के पास अख्तियार नहीं है। और ऐसा क्यों है? देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो पेट्रनेज बेस्ड है। पूरी सियासत आपकी पेट्रनेज बेस है। जिसके पास ताकत आती है, जिसके पास पैसा आता है, अख्तियार आता है, वो उस पर सांप बनकर बैठता है और उसको वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए बांटता है। वो उसे उन लोगों को देता है जिससे उसे जवाब में कुछ मिलता है। वो उन इलाकों को देता है जो उसके फेवरेट होते हैं। वो उन MNAs को, उन वज़ीरों को देता है जो उसके मंजूर नज़र होते हैं। यही कुछ पाकिस्तान में हुआ 18वीं तरमीम के बाद। 18वीं तरमीम का मकसद था डेवोल्यूशन। मकसद ये था कि मरकज़ से अख्तियारात और वसाइल सूबों के पास जाएँ ताकि अवाम के पास पहुँचें। लेकिन हुआ ये कि इस्लामाबाद से निकलकर वो 4 सूबाई दारुल हुकूमतों तक महदूद होकर रह गए और अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसका एक हल 18वीं तरमीम में तजवीज़ किया गया था और उस बात का ताल्लुक़ है दूसरे मसले से
कि अवाम का हक के हाकमियत एक तो उस वक्त मिलेगा जब ये पेट्रोनेज सिस्टम चेंज होगा, आपको पूरे स्ट्रक्चर को बदलना होगा इसको बदलने के लिए, और दूसरी बात जब हुकूमतें नीचे तक पहुंचेंगी, मकामी ज़ैगम साहब कता कलामी की माज़रत, एक सेकंड रुकिएगा। आपने कहा कि सियासत पेट्रोनेज सिस्टम पर चल रही है। मेरा सवाल, क्या इस मुल्क में सिर्फ सियासत पेट्रोनेज सिस्टम पर चल रही है? आगे आपने स्ट्रक्चर चेंज की बात की। जब स्ट्रक्चर की बात होती है तो फिर वो सियासी नहीं है, फिर तो ओवरऑल निज़ाम की, नकवी साहब वाली बात हो गई। तो जब हम निज़ाम की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान में निज़ाम अखलाकी और कानूनी तौर पर रन हो रहा है? नीचे तो हम बाद में आएंगे, पहले वो निज़ाम जो इस वक्त रन हो रहा है, क्या अगर वो उसको मजीद हमने तकसीम करके फैलाना है तो अखलाकी और कानूनी तौर पर काम कर रहा है? देखिए, निज़ाम को कानूनी तौर पे काम करना चाहिए, लेकिन अगर इस वक्त हम फोकस अगर करें प्रॉब्लम को तो हमें वो सिस्टम का मसला भी समझ में आ जाएगा और कुछ हल भी समझ में आ जाएंगे कि जब ये ताकत और अख्तियार सूबों के पास चला गया तो ये मसला उस वक्त हल होगा जब यहाँ से ये ज़िलों तक चला जाए, शहरों तक चला जाए, और उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो। देखिए, सूबों के पास चला गया ना, जब आपने एनएफसी अवार्ड में लिख दिया कि इतने पैसे सूबों के पास जाएंगे, ये अख्तियार सूबों के पास जाएगा, तो मरकज से सूबों तक चला गया ना। तो जब अब ये प्रोसेस आगे करेंगे और ये लिखेंगे, आइन में नए चैप्टर डालेंगे जिस तरह इंडिया ने डाला, और ये तय करेंगे कि ये अख्तियार और ये वसाइल अब नीचे तक जाएंगे, तो फिर जाने पड़ेंगे ना। नहीं गए ना, कैसे लिख के ज़ैगम साहब, एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम थे जो बनने थे, वो नहीं गए। मगर मेरा सवाल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स पर नहीं है ज़ैगम साहब, मेरा सवाल मौजूदा हालात में तारीखी, सकाफती, इंतजामी, सियासी मसाइल या रुकावटों या अवामिल के होते हुए क्या नए सूबे बनाना मुमकिन नजर आता है इस वक्त? आसान काम है? देखिए, सूबा जो होता है वो सिर्फ इंतजामी यूनिट नहीं होता, वो सियासी, तारीखी, आइनी इकाई होता है, वो फेडरेटिंग यूनिट होता है, उसका सेनेट में बराबर हिस्सा होता है। बिल्कुल ऐसा है। सूबा फैसला साज इदारों में शरीक होता है, दुरुस्त। उसका मादनियात, गैस, बिजली, तमाम वसाइल के ऊपर एक दावा होता है। तो सूबा सिर्फ इंतजामी यूनिट नहीं है, उसको इंतजामी यूनिट की तरफ नहीं देख सकते। सूबों की यहाँ पे सूबों की एक लिसानी शनाख्त भी है, तारीखी शनाख्त भी है। तो यहाँ पर इस वक्त क्या मुमकिन है? देखिए, इस वक्त मुमकिन क्या है? मुमकिन ये है कि जनूबी पंजाब पर तमाम इत्तफाक है, पंजाब के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और पंजाब आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, जिसकी वजह से पूरा फेडरेशन लॉपसाइडेड है। तो पंजाब को अगर आप तकसीम करें, पंजाब में सूबे बनाएं, तो ये मुमकिन है और फेडरेशन भी बैलेंस ठीक हो गया। तो आपकी ओपिनियन में आगाज पंजाब से हज़ारा पे कम इख्तलाफ है। ठीक हो गया, यकीनन, यकीनन। ठीक। शहजाद, उसके अलावा हज़ारा पर भी बात हो सकती है, और मेरे ख्याल में पर उसके लिए असेंबली, वहां की असेंबली को पहले लाना होगा ना, वो भी तो एक रिक्वायरमेंट है कि वहां की असेंबली मंजूर करे। यकीनन। ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, निजाम को सियासी जवाब दे रही दो बड़ी सियासी जमातें पंजाब और सिंध में इस वक्त मौजूद हैं, क्या अपने अपने सूबों की तकसीम पर आमादा होकर निजाम बचाएंगी या अपनी सियासत? आपके पास आखिरी ऑप्शन क्या है? आयशा, मैं सोच रहा था कि आज के दौर में अगर कोई सियासी जमात बने या बनाई जाए तो उसके बड़े बड़े नारे दो तीन क्या होंगे, जिसकी बुनियाद पे वो शायद कोई अपील कर पाए लोगों को, वोटर्स को, या जिस तरीके से अपने मेंबरान बना सके या लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सके। वो क्या है? वो ये है कि आप इंसाफ, तरक्की, सहूलतें, सेहत आपकी दहलीज पर, एक तो ये नारा होना चाहिए। दूसरा, अवाम अपने फैसले खुद करेंगे, इस्लामाबाद में बैठे बाबू ये काम नहीं करेंगे। ये गालिबन वो 2 या 3 या 4 बड़े ऐसे नारों में से ये मेन चीज होगी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज के दिन में आज की जो रियासत है, जो रियासतें हैं, रियासत नहीं है रियासतें हैं, वो रियासतें अपने अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती हैं, रेलेवेंस खो चुकी हैं। वहां पे रियासत मौजूद नहीं है जहां पे होना चाहिए। रियासत का ताल्लुक अवाम के साथ या ज़ायल हो चुका है या खत्म हो चुका है या बहुत ही मध्यम सा रह गया, डाइल्यूट हो चुका। ठीक। लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, उसकी जो एक खास चीज है। तो इसलिए जहां रियासत की मौजूदगी नहीं है, जहां रियासत का वजूद नहीं है, वहां पे ताल्लुक किसी के साथ कायम नहीं रहता। और सबसे बड़ी वजह यह है कि आज आपको जो बलूचिस्तान और केपी के ताल्लुकात नजर आते हैं, मामलात नजर आते हैं। अब 12 करोड़ का तो सूबा है, अवाम का एक सूबा या पंजाब, और 1/3 पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, 1/3 के बराबर है पाकिस्तान का, जो कि बलूचिस्तान। अब इतने बड़े साइज में और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में किस तरह मुमकिन है कि कोई वहां तक रियासत पहुंच सके और लोगों से अपना ताल्लुक जोड़ सके? तो मुझे ये लगता है कि हम जब भी बात करते हैं, हम
इफेक्ट की तो बात करते हैं कि गवर्नेंस एक इफेक्ट है, फेलियर ऑफ गवर्नेंस एक इफेक्ट है, लेकिन उसकी कॉज के पीछे नहीं जाते। तो कॉज उसकी ये है कि जहां 12 करोड़ का सूबा है या 1/3 पाकिस्तान के बराबर सूबा है, वहां तक किसी का भी पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब इसके लिए जो आपने तरीके मुझे सवाल आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। एक तरीका तो ये है कि जो सूबाई असेंबलियां हैं इस वक्त, मिसाल के तौर पे केपी तो तकरीबन अगर थोड़ा जोर लगाया जाए शायद हजारा को डिवाइड करने में मान ही जाए, पंजाब तो मान जाएगा, तो कम से कम सूबा जो है सदर्न पंजाब की हद तक, सिंध अड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, बलूचिस्तान को मनाया जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर कुछ ना कुछ वहां पे एपेक्स कमेटी के थ्रू, यानी ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये जरूरत क्यों है कि पाकिस्तान काबू में नहीं आ रहा जब तक हम ये नहीं करेंगे। कोई शक नहीं कि इसमें खर्चात ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन क्या सिंध को किसी तरीके से मजबूर करके मनाया जा सकता है कि आप भी मान जाओ यार, 2 हिस्सों में बढ़ जाओ तुम भी, आसानी हो जाएगी, ये पाकिस्तान हमारे काबू में आ जाएगा। अब आप देखते हो कि जो आजाद कश्मीर में शोर मच रहा है इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से, या पीपल्स पार्टी वैसे जो क्रिटिकल हो रही है या शोर मचा रही है, तो क्या उसका असर ये है कि कुछ ना कुछ उनसे मनवा लिया जाए? कल की आपका एक पॉइंट था 28वीं तरमीम का, उसमें से मुझे 3 चीजें नजर आती हैं, छोटे यूनिट, एनएफसी और लोकल बॉडीज। अगर इन 3 में से तीनों ही किसी तरीके से मनवा लिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम एक छोड़ के, यानी छोटे यूनिट अगर कोई नहीं मान रहा तो उसको छोड़ के एनएफसी और लोकल बॉडीज क्या मनवाए जा सकते हैं? तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है जो मैं कह रहा हूं कि जो होते हैं उनको कर लो, सिंध आज नहीं होता, हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद वो भी मान जाए कि हाँ अगर मैं डिवाइड हो जाऊं तो इस गवर्नेंस का मामला बेहतर हो सकता है। तो ये जरूरत पाकिस्तान की एग्जिस्ट करती है। जो चीज है ये बगैर पर्पस के, बगैर मकसद के नहीं है। इफेक्ट की हम बात करते हैं, हम उसके कॉज की इफेक्ट नहीं करते, जो कि स्ट्रक्चर्स का एक बहुत बड़ी नाकामी है और फेलियर और कमजोरी है जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे। तो तरीके मुख्तलिफ अख्तियार किए जा रहे हैं। लगता यूं है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कम से कम लोकल बॉडीज और एनएफसी की हद तक तो बात मानी ही जाएगी अगर छोटे सूबे नहीं बनते तो। ठीक हो गया जी। रजा रूमी साहब, मुख्तलिफ कौमियतों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का विफाक है, चारों सूबों में आबादी का एक तनव्वु है, विफाकी तवाज़ुन भी वो बना रहा है। जब हम नए सूबों की बात कर रहे हैं, जो कि यकीनन एक ज़रूरत है कि अच्छी गवर्नेंस हो और लोगों तक डिलीवर हो जो उनके हकूक़ हैं, ये जो सूबे बनाना या इसकी बहस जिसका आगाज़ कई बार हुआ है, ये आपके ख्याल में विफाक को मज़ीद मजबूत करेगा या सियासी लसानी तौर पर मज़ीद तकसीम को जन्म देगा? आयशा, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे ये लगता है कि ये जो अभी बहस हो रही है उसमें इस चीज़ का जायज़ा नहीं लिया गया कि जिस तरह का रिएक्शन सूबा सिंध से आ रहा है और मज़ीद आने की तवक्को है, तो वो तो बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और उसकी वजह ये है कि आपने देखा है कि बलूचिस्तान में पहले ही शोरिश है और अलहदगी पसंद तहरीक है, और उसके बाद अगर सूबा सिंध में भी इस तरह की कोई तहरीक चलेगी तो वो तो फेडरेशन के लिए बहुत नुकसानदेह काम हो जाएगा। और फर्ज कीजिए पंजाब भी इसमें कूद पड़े तो फिर तो और भी मसला होगा आयशा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 2-3 जो है फैक्टर्स या थीम्स कहिए वो मुतवातिर रही हैं अव्वल रोज से। पहली जो है वो रही है कि एक नेशनलिज्म जिसे कहा जाता है, कौमियत का एक तस्वुर जो है एक नए मुल्क का, पाकिस्तान का, उसके साथ साथ जो सब नेशनलिज्म्स हैं, मसलन के पहले वह हमारा जब मुतहदा पाकिस्तान था तो बंगाल का मामला होता था, बंगाली नेशनलिज्म जो है वो उसकी बात होती थी। फिर बाद में जब 1 यूनिट टूटा तो और ये जो 4 सूबे भी बने हैं इनकी अपनी अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, और वो मुस्तकिल एक कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन में रहे हैं। और उसकी वजह यह कि हमने ये तरीका नहीं ढूंढा कि किस तरह से हम सारी आइडेंटिटीज या शनाख्त जो है उसको इकट्ठा लेके चले कि कौमी शनाख्त भी हो, सूबाई शनाख्त भी हो और एथनिक शनाख्त भी हो। वही मसला दरपेश रहा है। और दूसरी जो थीम रही है वो मरकज और सूबों के दरमियान जो रिश्ता रहा है। ये 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ी माइलस्टोन था, क्योंकि ये एक दहाइयों पर मुश्तमिल एक सियासी जिद्दोजहद थी जिसके तहत सूबों को मजीद इख्तियारात दिए गए।
अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो कहा जा रहा है कि जी सूबे जो हैं, जो सूबे मौजूदा हैं उनको तकसीम करके इंतजामी एफिशिएंसी के लिए मजीद यूनिट बनाए जाएं। आपने ये अभी तक वाजे नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं 22 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कुछ शायद उससे कम की बात कर रहे हैं। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें तो कम ही दिखाई दे रहे थे कि 8-10 बनेंगे सूबे। तो एक तो ये भी प्रपोजल भी क्लियर नहीं है, अभी तो सिर्फ एक, जैसे कहना चाहिए, एक फीलर दिया गया है। अब ये नहीं मालूम कि क्या इसमें होगा। देखिए पंजाब तो राजी हो जाएगा। इस वक्त जो पंजाब को पार्टी रूल कर रही है वो हाइब्रिड निज़ाम की हरावल दस्ते में सबसे आगे है, वो तो इनकार नहीं करेंगे। और यकीनन जुनूबी पंजाब पर पहले सारी पार्टियों का इत्तेफाक भी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिंध में ही आ रहा है। 88वीं तरमीम की जो ब्लॉकेज है वो वहीं पे आ रही है, और ये वो करने से ना सिर्फ पीपीपी की सियासत जो है वो तो मुतासिर होगी सो होगी, लेकिन अलहदगी पसंद जो कुव्वतें हैं, सिंधी नेशनलिस्ट, जिनका एक बड़ा पुराना एक मुतालबा रहा है सिंध के हवाले से, वो आगे बढ़कर गालिब आ जाएंगे सियासत में। ये फेडरेशन के लिए एक अलार्म होना चाहिए। सही। इससे बेहतर ये है कि जो इंतजामी यूनिट्स जिनके लिए अगर सर्विस डिलीवरी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो मकामी हुकूमतें उनकी तरफ क्यों नहीं जाते। जनरल मुशर्रफ का 2001 का जो प्लान था वो सारा कुछ मौजूद है, उसका ऑर्डिनेंस भी मौजूद है, उसके तहत बहुत काम हुआ है। आप वहां से आगाज कीजिए और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। और फाइनल पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि एफिशिएंसी की बात हो रही है आयशा, तो ये तो एक बहुत ज्यादा पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ होगा। अगर 22 सूबे हैं तो फिर 22 चीफ मिनिस्टर होंगे, 22 चीफ जस्टिस होंगे, 22 चीफ सेक्रेटरी होंगे और 22 गवर्नर होंगे। तो बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है रजा रूमी साहब। एतराज ये ना होगा कि ये इतने सारे होंगे, ये किस काबिल होंगे, सवाल तो ये बनेगा कहीं ना कहीं। आमिर अहमद खान साहब, यहाँ पर दो बातें सामने पहुंची कि 18वीं तरमीम जो कि बड़ी जिसे कहा जाए पूरे मुल्क की, उसमें इंटेलिजेंसिया या आम आदमी हर बंदे ने अपना इनपुट दिया और एक बात हमारे सामने आई मगर इख्तियार डिवॉल्व ना हुआ। ज़रूरत है कि साइज़ बहुत बड़ा है और हमें मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स चाहिए। सवाल आपसे ये, क्या साइज़ वाकई इतनी बड़ी लॉजिक है या कॉज बनती है कि सूबों की तकसीम की तरफ जाया जाए? मगर साइड बाय ये रख के जवाब दीजिएगा, जब मैं ये पूछ रही हूँ कि निज़ाम में क्या इतने काबिल लोग मौजूद हैं कि 18वीं तरमीम जो बात आम बंदे पर उसके घर तक डिलीवर ना कर सकी, तो ऐसी सलाहियत वाली इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान मौजूद हैं कि इसके बाद लोगों तक उनका इख्तियार या हक पहुंचा पाएंगे? बेहतरीन सवाल आयशा, मज़ा आ गया मुझे आपका सवाल सुन के, और खौफ मेरे दिल में ये पैदा हुआ है कि शायद मेरे जवाब का लोगों को इतना मज़ा ना आए जितना मुझे आप सवाल सुन के आया है, क्योंकि इसका जवाब बहुत सीधा साधा है। देखें, आपका सवाल एक जो बुनियादी सवाल जिसके बेसिस के ऊपर आपने ये मज़ीद सवाल खड़े किए हैं वो ये था क्या ये मुमकिन है या नहीं है। मुमकिन तो आयशा कुछ भी है ना पाकिस्तान के अंदर। देखिए 97 में जब PMLN की हुकूमत बनी थी तो किसका ख्याल था कि वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकेगी। 2/3 मेजॉरिटी लेकर सारे पाकिस्तान ने उसको वोट दिया था, वो नहीं पूरी कर सकी ना, मार्शल लॉ लग गया। मुमकिन तो कुछ भी है, राइट। प्रॉब्लम ये होती है कि इसी तरह से आप अगर जनरल मुशर्रफ का दौर देखें तो वो अपने इक़्तिदार में आने के बाद 7-8 साल तक लगता था कि ये पता नहीं जाएंगे भी या नहीं। जैसे ज़ियाउल हक के बारे में लगता था, जाना पड़ा ना उनको, जनरल ज़िया को भी जाना पड़ा और जनरल मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। तो अगर फैसला हो जाए कुछ करने का तो मुमकिन तो सब कुछ है। द कोर क्वेश्चन इज़ कि उसके नताइज क्या होते हैं। 1 यूनिट का नतीजा हम सब के सामने है। गैर जमाती बुनियादों का नतीजा, गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का नतीजा हम सब के सामने आज तक बल्कि हम उसको भुगत रहे हैं। आपने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मकामी हुकूमतें बनाने की, लोकल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है, क्या नतीजा निकला? आज भी इस मुल्क के अंदर हर तरह की हुकूमत आ चुकी है लेकिन मकामी हुकूमतें जो हैं वो नहीं आती हैं। तो हर काम करने के ना कॉन्सिक्वेंसेस पे गौर करने की ज़रूरत है, और कॉन्सिक्वेंसेस पे जब आप गौर करते हैं तो फिर ये आपने अभी जो सवाल किया है ये बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर ये देखा है कि जिसको हम अशराफिया कहते हैं ना, जो इक़्तिदार में आती जाती रहती है, वो इक़्तिदार में आती है तो हम बात करते हैं कि वो बड़ा पैसा कमाती है। वो सिर्फ पैसे नहीं कमाती है आशा, वो पूरा एक
करप्शन का और अकरबा परवरी का, नेपोटिज्म का एक नेटवर्क और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, जो कि उसको जब वो इक़्तिदार से निकल जाती है तब भी उसको वो सर्व करता रहता है। अब सवाल ये है कि उन लोगों की और उस अशराफिया की मौजूदगी में अगर आप 4 छोड़ 40 सूबे बना दें तो वही स्ट्रक्चर है ना जो डिवॉल्व करके फिर उन 40 सूबों तक फैल जाएगा। Exactly. वही लोग हैं ना जिनको जो इसको चलाएंगे भी। सो मुझे नहीं ये समझ आया, मैं समझता हूं कि ये बहस का आगाज ही गलत किया गया। ये जो साइज की आपने बात की ना, तो साइज इज नॉट द प्रॉब्लम जी। द प्रॉब्लम इज कि जो चीज इस निज़ाम की उस वो जो ब्लॉकेज है हुकूमती वसाइल, रियासती वसाइल और अवाम के बीच में जो एक डैम बनाया हुआ है बहुत बड़ा आपने कि वो पहुंच ही नहीं सकते रियासती वसाइल अवाम तक, जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो फिर आप नीचे जो मर्जी करते फिरें। ये एक बेमानी, मेरी नजर के अंदर बिल्कुल ये एक बेमानी बहस है, और अगर आपने कर भी लिया तो वो एक बेमानी कदम होगा। दुरुस्त हो गया। आपने डैम का जिक्र किया तो याद आ गया कि रियासत हालिया डैम बनाए, हम तो उनकी खराबियों को अकाउंटेबल नहीं करवा पाए। सबसे अहम सवाल बनता है, किसी भी तरह के इंतजामी यूनिट्स बनाएं, क्या हालिया जो ट्रेंड हमारी इंतजामिया बैठी है 60-70 साल की, हम तो अंग्रेज के निज़ाम से नहीं निकल सके, क्या वो आवाम को डिलीवर करने के लिए ट्रेंड और तैयार है? यहाँ से आगाज़ करें तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुँच सके। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे पंजाब हुकूमत के स्टार प्रोजेक्ट सुथरा पंजाब मंसूबे पर। बहुत अच्छा रहा, तारीफें भी रही, मगर आखिर नज़र किसकी लग गई, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दिसंबर 2024 में शुरू किया गया सुथरा पंजाब मंसूबा पंजाब हुकूमत के एक मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया जाता है। आदादो शुमार के मुताबिक इस मंसूबे के तहत पंजाब के 36 अजला से रोज़ाना करीबन 50,000 टन वेस्ट उठाया जाता है, जिसमें से 32,000 टन ऐसा कचरा है जो पहले कभी उठाया ही नहीं जाता था। मंसूबे के लिए करीबन 1,77,000 सैनिटरी वर्कर्स भर्ती किए गए, जबकि 32,000 से ज़ायद वेस्ट कलेक्शन गाड़ियां इस निज़ाम का हिस्सा बनी। पहले साल इसका बजट 120 अरब रखा गया, जो इस साल बढ़ाकर 170 अरब कर दिया गया और बाकायदा सुथरा पंजाब अथॉरिटी भी बना दी गई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग, आउटसोर्सिंग मॉडल और सख्त कारकर्दगी के पैमानों के जरिए सफाई के निज़ाम को मौसर और शफाफ बनाया गया है। गुज़िश्ता साल कॉप कॉन्फ्रेंस में भी मरियम नवाज ने इस मंसूबे को मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया, ताहम ज़मीनी हकीकत इन दावों की खुली नफ़ी करती दिखाई दे रही है। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और डीजी खान समेत मुतअद्दिद शहरों में जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं, गटर उबल रहे हैं और सीवरेज का निज़ाम बदतरीन हालत में है। ये तजाद इस बात की निशानदही कर रहा है कि या तो आदादो शुमार गलत हैं या फिर पूरा निज़ाम महज दिखावा है। माली बेज़ाब्तगियों, घोस्ट मुलाजमीन और जाली रिकॉर्ड के इंकिशाफात इस मंसूबे की शफाफियत पर भी सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग के दावे भी उसी वक्त बेमायने हो जाते हैं जब ज़मीन पर इसका कोई असर नजर न आए। सबसे तशवीशनाक पहलू सैनिटरी वर्कर्स की हालत है, जिन्हें कई माह तक तनख्वाहें ना मिलने या कम मिलने की शिकायत सामने आती रहती हैं, जबकि वो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करते भी दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स का एहतजाज एक मामूल बन चुका है। सुथरा पंजाब अपनी बुनियाद और तसव्वुर के लिहाज से एक मजबूत और ज़रूरी मंसूबा था, जिसे इब्तिदा में अवामी सतह पर भरपूर पजीराई भी मिली और कई इलाकों में वाज़ेह बेहतरी भी दिखाई दी। मगर असल सवाल इसके तसव्वुर का नहीं, बल्कि तसलसल और अमल दरामद का। अच्छा मंसूबा भी मौसर निगरानी, शफाफियत और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी अफादियत खो देता है, और सुथरा पंजाब भी इसी चैलेंज से दो चार नजर आ रहा है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर पैनल के सामने सवाल रखते हैं। सुथरा पंजाब मंसूबा 170 अरब का बजट, 1,77,000 मुलाजमीन, इब्तिदा में अच्छे नताइज और अवामी और आलमी सतह पर पजीराई के बावजूद तसलसल निगरानी और मौसर अमल दरामद में नाकाम क्यों रहा? शहजाद चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि पंजाब अब सुथरा नहीं रहा, अब यानी गंदा होता जा रहा है, या पहले जो हम कह रहे थे कि बहुत सुथरा हो चुका है और हर तरफ सफाई है, तो अब हमें लगता है या पैसे नहीं पहुंच रहे लोगों तक? यानी दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, कि सफाई हो ही नहीं रही या कुछ देर हुई फिर उसके बाद अब रुक गई है। शहजाद साहब देखिए, मुलाजमीन भी एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और मेन बड़ी सड़कें तो साफ हो जाती हैं, मगर जो इलाके जो कि बहुत जहाँ पे आबादी ज्यादा होती है वहां से शिकायतें आ रही हैं सफाई के मामले को लेकर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके देखिए ना, आप लाहौर से अगर पैसे लेके ट्रक निकले और उसने राजनपुर जाना हो पैसों से भरा हुआ, ताकि वहां पे जाके सुथरा पंजाब बनाया जा सके, तो कितने दिन ना कितने घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई तरीका ऐसा हो कि ये राजनपुर के अंदर से ही पैसा वहां पे आसपास के इलाकों को पहुंच जाए, तो कितनी आसानी हो जाए।
ये पहला चीज हमें देखनी चाहिए। कोयटा से अंदाजा लगाइए चागई तक अगर पैसे लेके एक ट्रक निकले या कोई वैन निकले या वो कह के वहां तक पैसे पहुंचा के आने हैं, अनलेस ऑफ कोर्स हम इसमें आजकल क्रिप्टो में डील मैं भी करें सर कहने वाली थी डिजिटली ट्रांसफर कर लें, ट्रकों में जरूर पैसे भेजने, पहले ही सेफ्टी के इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात, ये रजा रूमी साहब जानते होंगे, जब भी कोई बहुत बड़ा डिग्नेटरी आता है ना किसी जगह पे, मिसाल के तौर पे किसी गांव में, तो उसके ऊपर आप देखें कैसे रेड कार्पेट बिछेगा, वहां पे हेलीपैड बनेगा, लोगों को जमा किया जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस आएगा, वहां खड़े होकर तकरीर करेगा। कभी उसके बाद का जो मंजर होता है ना, जब यहाँ से जो कमिश्नर साहब हैं बिठा के उसको हेलीकॉप्टर के ऊपर सल्यूट करके वहां से भिजवा देते हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के बाद का जो मंजर होता है ना नीचे का, कभी वो देखा करें आप। यानी वो इलाका जो कि इतना प्लान्ड और इतना साफ शफाफ लगता था, वजह क्या है कि हमने सिर्फ उस आदमी को इम्पैक्ट दिखाना है, मेरी गवर्नेंस का, मेरे तरीके का। मैडम ये देखिए कमाल मैंने कर दिया, जंगल में मंगल बना दिया। लेकिन यूं ही मैडम जहाज में बैठ के गायब होती हैं, पीछे से गंद वैसे का वैसे हो जाता है। लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि जो किराए पे कुर्सियां लेके आए इनको वापस भी करना है, इनका किराया वरना ज्यादा पड़ जाएगा। बहरहाल उसके अंदर पैसे इतने होते हैं कि, तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में फॉर्म का है, यानी इजहार का है, सब्सटेंस का नहीं है। सब्सटेंस के ऊपर कोई नहीं देखता। मेरा अपना ख्याल यह है कि डैमों को तोड़ के, जैसे हम पिछले सवाल के जब बात कर रहे थे, ये जब तक रिसोर्सेज सुथराई का काम हो, तालीम का काम हो, सेहत का काम हो, खुशहाल और छोटे घराने का काम हो, जब तक ये मोहल्लों पे नहीं जाएगा उस वक्त तक ये काम रह सकते ही नहीं है। इनके अंदर किसी किस्म की अफादियत नहीं हो सकती, ये दायमी नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक दिखावा है, फोटो ऑप है। वो फोटो ऑप निकल गया तो पीछे से बात खत्म। मगर फिर फोटो ऑप तो बहुत महंगे हैं। आमिर साहब पढ़ रहे हैं अगर एक साल का बजट 120 अरब और अगले का 170 हो, क्योंकि लाहौर के अलावा तमाम अजला में वेस्ट कलेक्शन जो है वो आउटसोर्स की गई, निजी ठेकेदारों के सुपुर्द की गई और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इस अथॉरिटी के पास थी। तो अगर काम सही नहीं हो रहा तो फिर कारकर्दगी की जिम्मेदारी किस पर है? अथॉरिटी पर है या उन ठेकेदारों पर है जिनकी जिम्मेदारी ग्राउंड पर है? बात बताऊं, मैं जब उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया ना तो मैं उस वक्त लंदन में था, मैं बीबीसी के हेड ऑफिस से काम करता था। वहाँ की जो सुबह की सबसे बड़ी एडिटोरियल मीटिंग होती थी, उसमें सबसे पहला सवाल जो बड़े एक सीनियर एडिटर्स ने, और एक ने नहीं बहुत सब ने, उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि जी कैसे हो सकता है कि दुनिया का इंतहाई मतलूब शख्स जो है वो इतनी देर तक एबटाबाद में रखा हो, क्या वहाँ पर कचरा उठाने भी कोई नहीं जाया करता था? और वो उनके लिए एक बुनियादी सवाल था जो कि उनकी मेन कवरेज के अंदर जिसका बार बार जिक्र हुआ। ये कचरा उठाना जो है ना, ये इतनी बुनियादी चीज़ है एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए। और वो कैसे मुमकिन बनाते हैं? बहुत सीधी सी बात, वो उसको कचरा जो है, जिसको हम कचरा कहते हैं, उसके अंदर सोना दबा हुआ होता है। उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है उसको फीड करती हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री की जो है वो उसको रॉ मटेरियल जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो इन मुल्कों में इसलिए कामयाब होता है कि वो सबसे पहले वो प्लान ये करते हैं कि अच्छा इस कचरे को उठा के इसको हम किस तरह से प्रोसेस करें कि वो अपने लिए इतना कमा ले कि ये प्रोजेक्ट जो है ये वक्त के साथ साथ, ज़रूरतों के साथ साथ उसको मज़ीद फैलाया जा सके, बजाय इसके कि साल बाद, 1.5 साल बाद उसके पैसे ख़त्म हो जाएं और मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों की का रोना रोते रहें और कचरा जो है वापस सड़कों के ऊपर दोबारा आ जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर जो है ना जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ हमारी भी बड़ी बुरी आदतें हैं पाकिस्तानी कौम की कि वो कचरे को वो अल्लाह की ज़मीन को समझते हैं कि वो बनाई कचरे के लिए है और हर जगह पे फैला देते हैं और उसको कोई उनका ध्यान नहीं रखते। लेकिन उसके साथ साथ ये पैसे के जोर के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं चलते हैं। पंजाब जो है अब मुसलसल अगर इसको सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट नहीं आप बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये मुसलसल इसके अंदर गंदगी फैलेगी, इससे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। दुरुस्त हो गया जी, एक ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। रजा रूमी साहब, इसी प्रोजेक्ट को लेकर पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली। बर्मिंघम ने इस मंसूबे को बुनियाद बनाया। COP30 में इसको खुद सीएम ने पेश किया, ब्लूमबर्ग ने इसकी तारीफ की। इसके बाद आज मंसूबा कहाँ खड़ा है? बेज़ाब्तियों की बात हो रही है, तसलसल नहीं है, ठेकेदारों की मोनोपोली। अब किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्यों प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं रह पा रहा है?
देखिए आयशा, सबसे पहली तो ये बात है कि ये बहुत अच्छा मंसूबा है और इसके रिजल्ट्स बड़ी जल्दी सामने आए हैं। मगर प्रॉब्लम, जैसे कि अभी पहले भी हम बात कर रहे थे, कि पाकिस्तान के अक्सर मसाइल जो है वो इंस्टीट्यूशनल है, यानी कि ये अब पूरा जो उठवाने का काम है ये असल में तो मकामी हुकूमतों का काम होता है। देखिए बात वही घिसी पिटी, हम घूम फिर के सुई वहीं आ जाती है। ये सूबे, ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से या चीफ मिनिस्टर या उनकी बनाई हुई कोई कंपनी या अथॉरिटी, ये उसमें मावनत तो कर सकते हैं तकनीकी बुनियादों पर, लेकिन असल ये काम जो है ये तहसील, जिले और यूनियन काउंसिल के ऊपर जो मकामी हुकूमत है ये उनका है। और जब वो उसकी सुपरविजन करती हैं और जब वो उसकी अकाउंटेबिलिटी करती हैं तो लोग उनको देख रहे होते हैं और बेज़ाब्तगियां फिर कम होती हैं। जहां भी आप सूबाई लेवल पर इसको ले आएंगे वहां पे करप्शन भी आएगी, वहां पे तसाहुल भी आएगा और खांचे बढ़ते जाएंगे। जी, खांचे बढ़ते जाएंगे। और फाइनल पॉइंट इसमें ये है, जो अहम नुक्ता वो ये है कि ये देखिए कोई भी चीज जो है वो जब तक आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते उस वक्त तक वो देर पा साबित नहीं होती। पहले शहबाज शरीफ साहब के जमाने में टर्किश कंपनी को ठेका दिया गया था कूड़ा उठाने का, वो गए तो बुजदार साहब ने वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये पहले वाले चोर डाकू थे, इससे सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है और पंजाब कूड़े का ढेर बन गया। और अब ये हो गया है। अब तरीका ये है कि किस तरह से मरियम साहिबा अपने टेन्योर में इसको देर पा बुनियादों पर ऑर्गेनाइज करें और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, फिर बात बनेगी। जी दुरुस्त है। ज़ैगम साहब, फेज 1 इसका मुकम्मल हुआ दिसंबर 25 में, 24 से शुरू होकर दिसंबर टू दिसंबर। फेज 2 को करेक्शन ईयर कहा गया, मगर गुज़िश्ता 7 महीने में खामियां दिखाई दे रही हैं। बेहतर नहीं हालात हुए, बदतर क्यों इस्लाही मरहला नाकामी का शिकार हो रहा है? आयशा, पहले तो मुझे इतराफ़ करने दीजिए, मैं बहुत तनकीद करता हूँ पंजाब की हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर भी। कोटली सतियाँ और मरी की छोटी छोटी जगहों से लेकर जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों, राजनपुर तक और छोटे छोटे कस्बों तक मैंने ऐसी सफाई ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। पूरा पंजाब लशपश कर रहा है, छोटी छोटी जगह साफ़ हैं। जाहिर है 13 करोड़ का सूबा है, बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे उतनी सफाई नहीं होगी जितनी मैंने देखी। लेकिन अब मसाइल भी सामने आ रहे हैं और इन मसाइल से सीखने की भी ज़रूरत है। हमें इस मॉडल की लिमिटेशन सामने आ रही है। लिमिटेशन ये है कि ये फंक्शन म्यूनिसिपल है, लोकल गवर्नमेंट का काम है और लोकल गवर्नमेंट में से म्यूनिसिपलिटीज़ का काम है। और इसको किया है सूबाई हुकूमत ने, और सूबाई हुकूमत ने किया कैंपेन के मॉडल में। और जब कैंपेन के मॉडल में कोई काम किया जाता है तो फिर सूबे की हुकूमत नीचे तक, यानी डीसी क्या और एसी क्या और पटवारी क्या, उस एक काम पर मुतहरिक हो जाते हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब देख रही होती है। तो एक तो वो मॉडल था, फिर बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, इसलिए हमें कामयाब होता नज़र आया। लेकिन अब जब सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात गई है, उसको मुस्तकिल बनाने की तरफ बात गई है, तो हमें बहुत सी कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं। हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ठेके दिए गए थे, ठेकों को देने में, उनके सुपरविजन में, पैसों को देने में, उनकी निगरानी में मसाइल मौजूद हैं। हमें नज़र आ रहा है कि सरकारी इदारों और प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर काम करने में मसाइल मौजूद हैं। फ्रेगमेंटेशंस ऑफ फंक्शंस मौजूद है। टैक्स की वसूली का बहुत बड़ा मसला है कि जब लोग टैक्स देने को, किसी टैक्स को देने को तैयार नहीं है तो उनसे म्यूनिसिपल टैक्स लेना भी आसान नहीं है। तो मैं आखिरी बात ये करूँगा कि इससे लेसन्स लर्न करें, दुरुस्त हो गया, और उन लेसन्स को अप्लाई करें दोबारा से, और फिर नए सिरे से जो तब्दीलियां ठीक हो गया जी। जो जहां भी नाकामियां हो रही हैं उनसे इसको बेहतर करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।